नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माय मेड एजुकेशन में बहुत 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 स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस का हम बताने जा रहे हैं VBI, एक ही वीडियो में हम आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही डालेंगे। जो मात्र 1 घंटा है का ही वीडियो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जानेंगे लॉन्ग, जो 5 नंबर ये क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग के बतलाएंगे और डालेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक बने रहें। और आप लोग के शो में शो उठाना है साइंस में, क्योंकि इस पर जो पैटर्न जो हल्का चेंज कर रहा है, इसलिए चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को जानेंगे। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल का आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, चलिए कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग के बोल रहा है कि प्रकाश की किरण किस में गमन होती है। यानी कि प्रकाश की किरण गमन के मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना, एक जगह से दूसरी जगह आना। तो एक जगह से दूसरी जगह किस में आती है, तो इसका आप लोग का आंसर भी दे दिया रहेगा। ठीक है, आंसर भी आप लोग का पहला जो है आंसर जो है वो क्या होगा, तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो सबसे जो प्रकाश की किरण मान लीजिए इधर जा रहा है, सीधा जा रहा है ना, तो एक क्या चीज में होगा, सीधा रेखा में होगा। क्या चीज में होगा, सीधा। जब तक किसी में टकराएगा नहीं प्रकाश, तब तक वो सीधी रेखा में क्या करेगी, गमन करेगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी कि ए सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते। ऑप्शन बोला है कि प्रकाश के वेग का नियंत्रण किस में होती है। ठीक है, तो किस में होती है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से ऑप्शन एक भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कांच होगा। क्या होगा, कांच होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग बोल चुके हैं कि इसका आंसर नीचे लिख दिया हूँ। ठीक है, इनमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं था, फिर इसमें आंसर जो होगा कांच में होगा। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट किसका उपयोग होता है। यानी कि मोटर का जो हेडलाइट जो होता है वो किस में उत्पन्न होता है, समतल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में, या फिर अवतल दर्पण में, या उत्तल लेंस में। तो ऑप्शन नंबर सी सही, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण। देखिए आंसर आप लोग के अवतल दर्पण आंसर में दे चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या बोला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना है प्रतिबिंब वो क्या होता है, तो वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जानबे करते पूरा बराबर, जो जितना आगे के बनेगा उतना पीछे के बनेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, जिसको कहते हैं डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या चीज होता है, डाईऑप्टर होता है। क्या चीज होता है, जैसे कि अभी आप लोग बता चुके हैं, लेंस की एसआई मात्रक क्या चीज होता है, डाईऑप्टर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस क्या होती है। यानी कि 2D जो है फोकस निकालना, यानी कि तो P इसका फॉर्मूला होता था P बराबर 1/F। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें मीटर रहेगा तब। लेकिन इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है। जब भी सेंटीमीटर में आप लोग को क्वेश्चन दिया रहे तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, आंसर दे दिया 2D, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। मीटर में सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 से भागा करेंगे, तो 100 पर लिख दिए। एफ हमको क्या करना है, निकालना है ना, तो इसको बराबर कितना कर देंगे, 50। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो यहाँ आएगा 1, तो 1 बराबर मेरा एफ बराबर कितना जाएगा, 50। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता, यानी कि फोकस जो होती है वो कितना सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। तो अभी बता चुके हैं सेंटीमीटर दिया रहेगा, तो P बराबर अभी बता चुके 1/F होता है। और इसमें सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए, तो P बराबर मेरा, तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 50। काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का रहेगा, प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो 2 जो है वो प्लस में रहेगा, यानी कि 2D इतना आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि प्लस में हमेशा इसलिए रहता है, उत्तल लेंस प्लस में रहता है और अवतल लेंस कच्ची में होता है, माइनस में होता है। ठीक,
ठीक है, आंसर आप लोग पता चल चुका है। ऑप्शन नंबर डी 2D प्लस में रहेगा। ठीक है, ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं कि आगे क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है, 8वां नंबर क्वेश्चन जो बोला, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। तो आप लोग अभी कुछ हम बता चुके हैं कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होता है। अभी बता चुके हैं अवतल लेंस की माइनस होती है और उत्तल लेंस की जो होती है वो प्लस होती है। अवतल लेंस की माइनस होती है, ठीक है, और उत्तल लेंस की कैसी होती है, प्लस होती है ना। चलिए नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जब प्रकाश की किरण हवा के कांच में प्रवेश करती है तो किस तरह मुड़ जाती है। तो यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा की कांच में जब जाती है, प्रवेश करती है कांच में, पर देखिए क्या बोला, सब ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरह मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन चलिए आंसर जानेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही, अविलंब के निकट। ठीक है कि आप लोग यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। अभी बता चुके काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। सीधा मतलब समतल होता है। ठीक है, कैसे होता है, समतल। अभी सिर्फ क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, कैसे होता है, समतल होता है। ठीक है, छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, छोटा, बहुवास्तविक, उल्टा और तथा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। जो पास की वस्तु नहीं देख सकते, दूर की वस्तु, तो जो पास की वस्तु नहीं देखे उसको क्या कर सकते हैं, दूरदृष्टि दोष कर सकते हैं। जो पास को दिखाई नहीं दे और दूर को दिखाई दे उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जो पास नहीं दिखाई दे, दूर दिखाई दे उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो वही बोला, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र को क्या कहते हैं। तो दूरदृष्टि, जो निकट की वस्तु नहीं देख रहा है लेकिन प्रकृति दूर की तो देख रहा है ना, इसलिए उसको दूरदृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, अगर निकट दृष्टि रहता तो सामने देख पाता लेकिन दूर को नहीं देख पाता, निकट दृष्टि। तो जरा दृष्टि, जरा ये भी हम बता देना चाहते हैं कि इन तीनों का जो सूत्र जो होता है, इसको बाइक फोकस से दूर कर सकते हैं, इसको अवतल से दूर कर सकते हैं और इसका उत्तल लेंस से दूर कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन कर सकते हैं। आप लोग देखिए साथ में साथ कितना क्वेश्चन भी दूर कर दे रहे हैं। जरा बाइफोकल लेंस, निकट दृष्टि दोष के अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के उत्तल लेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग संशोधन कर सकते कि ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा ऐसा। ठीक है, चलिए आप लोग, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है, इसमें किया जाता है। तभी बता चुके हैं, जरा दूरदृष्टि दोष को किस में देख सकते हैं, तो बाइफोकल। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति बहुत दूर तक भी देख सकते हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको कोई सीमा नहीं होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसका निकट और दूर दृष्टि क्रमशः कितने होने चाहिए, तो निकट में कम से कम 25 सेंटीमीटर और दूर में अनंत तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उस नेत्र में क्या होता है, यानी कि उस नेत्र में क्या होता है जो ठीक है, चलिए आगे की ओर। इसका आंसर पहले बता चुके हैं, पीछे कृपया करके इसका आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है। जो यानी कि मानो नेत्र की समझन क्षमता जो है वो कम हो जाती है तो उसको
क्या कहते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, तो जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चंद्रमा पर खड़े खड़े अंतरिक्ष यात्री को कौन सा आकाश की प्रतीत होता है। तो यानी कि जो अंतरिक्ष जो है कौन सा आकाश की प्रतीत होता है, तो आकाश किस रंग का प्रतीत होगा, काला। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन का, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर है, यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है वो किस परिघटना पर बनता है, यानी किस घटना के कारण जो हम लोग जो है वो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष क्या बनता है, सातों रंग जो निकलता है, हल्का हल्का बूंदाबांदी जब होगा तब वो सातों कलर क्या करेंगे, वो निकलेंगे, यानी कि वो इंद्रधनुष जैसा बनेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार सूरज रहेगा उसका अपोजिट सेट ही बनता है, ये हमेशा भी याद रखिएगा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला क्वेश्चन में से, देखिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। तो दूरदृष्टि से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हम बार बार बताते आ रहे हैं तीनों का। ठीक है, 20 कौन सा, यानी कि हम लोग नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित है, तो उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा अदृश्य चालक नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अदृश्य चालक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, पारा। ठीक है, कौन है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रतिशत करता है, तो ओम करता है, क्या करता है, ओम को प्रतिशत करता है। वोल्ट प्लस वी बटे ए। क्या बोला है, 1 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या प्रतिरोध है, तीनों जोड़ दो, 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। 40 नंबर का, विद्युत धारा का मात्रा जानबे करते हैं, एम्पियर होता है, और ओम किसका होता है, ये प्रतिरोध का होता है, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। ये आप लोग देख लीजिए, साथ में कितना बता दें, विद्युत धारा का एम्पियर, ओम किसका है, ओम किसका है, ओम किसका है, तो प्रतिरोध का है, किसका है, तो प्रतिरोध का, ये हमेशा याद रखिएगा। वोल्ट, वोल्ट किसका है, तो वोल्ट विभवांतर का है, और वाट किसका है, शक्ति का है। ठीक है, 1 से 7 आप लोग 4 गो क्या हो गया, एसआई मात्रक यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखें अभी बोले ना आपको, जैसे जैसे कंप्लीट करते जाते हैं ना आप लोग को ऐसा लगे कि हम लोग जान रहे हैं, अपने आप कंप्लीट होते जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या था, अभी बता चुके, वोल्ट होता है। जूल किसका होता है, ऊर्जा का होता है। एम्पियर किसका होता है, अभी बता चुके, विद्युत धारा का होता है। देखिए वोल्ट, ऑप्शन नंबर, यानी कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या चाहते हैं, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। वाट अभी बता चुके, शक्ति का होता है। ठीक है, और जूल जो होता है वो किसका होता है, तो हम बता चुके हैं ऊर्जा का। एम्पियर किसका, विभवांतर यानी कि विद्युत धारा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो 1 घंटा हम जानबे करते हैं कितना होता है, तो 1 घंटा में हम लोग को 3600 होता है ना, 3600 यानी कि 3.6। ऑप्शन नंबर इतने याद रखिएगा, 1 घंटा में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड, तो बस इतने याद रखिएगा, 3.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 17 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी कि डायनेमो का जो सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप फिजिक्स का हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर दोनों धारा हैं, दृश्य धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, यानी कि विद्युत बल्ब होता है ना, उसमें कौन सा गैस भरी हुई रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही।
विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो कैसे होता है, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। कैसे होता है, बी सही। ऑप्शन नंबर सी सही, बोलो बी सही, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन जो ए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि इसका आप लोग इसके पहले बता चुके विद्युत शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है। यहाँ विद्युत होता है, ठीक है, यहाँ लिखे मिस्टेक को मिसप्रिंट है। विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है, ये आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे दिए फिजिक्स के आज जल्दी। अगर आप लोग कंप्लीट हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताए कि इसका आंसर क्या होगा। 32 नंबर क्या बोला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा जो होती है वो क्या होती है, प्राप्त। तो किस प्रकार की धारा तैयार होती है, सो बोला है, तो किस प्रकार से, डीसी। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है, यानी कि विभवांतर जो है, विभवांतर को हम लोग क्या चीज़ से माप सकते हैं, तो वोल्ट मीटर से माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर, इसको ए मीटर के मापने वाला क्या चीज़ कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे छोटा छोटा चीज़ है। आप लोग एक साथ दो दो तीन क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है। 1 वोल्ट जो होता है, वोल्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, जूल बटे कूलम्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन बोला किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, यानी कि किलोवाट घंटा जो है का मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, 37 नंबर का बोला विद्युत धारा उत्पन्न करने की कौन सी युक्ति होती है। विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो किस में होती है, तो जनित्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए 38 नंबर क्या बोला, 1 HP किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही, 746 वाट। ठीक है, इतना होता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, धारा में कौन से आवेश रहते हैं, यानी कि धारा में जो होता है वो कौन सा आवेश रहते हैं, तो कौन सा आवेश रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही, गति की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी सही। जैसा कि आप लोग के बता चुके हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है। आप लोग इसका भी आंसर जो होता है वो कमेंट करके हमको बताना है। इसका आंसर भी आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, ताप किसका मात्रक है, ताप का सही मात्रक केल्विन जो होता है। ठीक है, ये सब इसका भी इसका ऑप्शन तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें आंसर कौन सा होगा, ऊर्जा का सही मतलब कौन सा होगा। इसका पहला वीडियो, इसका पहले क्वेश्चन में 38 से 17 18 क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि इसका सही मतलब ऊर्जा किसका है। ठीक है, चलिए आप लोग कैसे कमेंट करके जल्दी बताएं, जल्दी फटाफट नंबर से कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। अभी हम लोग क्या पढ़ाएं, तो फिजिक्स पढ़ाएं। 40 क्वेश्चन फिजिक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के हमको लगा कि फिजिक्स में आने वाला है वो आप लोग के बताएं। प्लीज़ वीडियो अगर 40 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और 40 में कितना परसेंट समझ में आएगा उतना कमेंट करके उतना परसेंट हम लोग के लिख के कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा आगे चल के और इससे भी बेहतर तरीका से क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अगर कमी होगा तो उसमें अबर वीडियो में जो होगा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट आप लोग को क्वेश्चन डालेंगे तब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या क्या आएगा, इससे चलिए हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, जानेंगे और प्रयास करते हैं केमिस्ट्री को भी चाहे जितना क्वेश्चन भी आएगा आप लोग के उतना हम लोग क्या करेंगे, दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस का ईंधन, जो ईंधन मतलब कि जो हम लोग जलन करते हैं, जो लकड़ी जलाते हैं, तो उसमें जो कौन नहीं है, तो लकड़ी का तो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो बी नंबर भी गोबर गैस, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 42 नंबर क्या बोला, ग्लोबल
वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? अरे ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो उसका उत्तरदायी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? 43 नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि मुक्त ऊर्जा जो होती है विखंडन में कितना होती है? ऑप्शन नंबर सी सही, 200। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन सा? ऊर्जा का जो सबसे अधिक अधिक मतलब जो ऊर्जा मतलब कि जिससे ज़्यादा हमको एनर्जी मिले वो सबसे ज़्यादा किस में? तो कोयला मिलता है, बिजली मिलता है, या सूर्य मिलता है, या परमाणु बम में? तो ऑप्शन नंबर सूर्य तो भैया सबके पूरे देश के जानबे करते हैं रोशनी देने वाला सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा देने वाला कौन सा है? जो प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, सूर्य। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पवनों का देश किससे कहा गया है? पवनों का देश जो है वो किससे कहा गया है? तो डेनमार्क को कहा गया है। किसको कहा गया है? डेनमार्क को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, लकड़ी, सब गोबर सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, जहाँ इनमें से सभी रहेगा 99% आंसर वही रहता है। ठीक है, सिंपल से बताते हैं, कार्य करने की जो क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता किसके कारण होगा? तो ऊर्जा रहेगा शरीर में तब ना कीजिएगा। तो इसलिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन में जहाँ भी होगा मार दीजिएगा ऊर्जा। ठीक है। बल का सही मात्रा कैसे होता है? न्यूटन होता है। ये भी आपको हल्का सा बता देते हैं। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? प्रकृति गैस है, बायोगैस है? तो हम लोग गोबर जो क्या सा है? बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी सही। सॉरी, मिस्टेक से यहाँ मिस प्रिंट हो गया, और यहाँ पर जो इस बार एग्जाम में नहीं आने वाला जो चैप्टर कट गया वहाँ का जो क्वेश्चन जो है हम डाल चुके थे, इसलिए वहाँ काट के डायरेक्ट हम लंबा मार दे रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन जो है वो 64 या 65 से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होने जा रहा है। जो एग्जाम में नहीं आएगा उसको हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? 75% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है। गोबर एक प्रकार का खाची है, बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? विखंडन यानी कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस अभिक्रिया पर खाची है? आधारित है। ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 70 नंबर क्या बोला है? अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। क्या रहता है? हमेशा पारा। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? यानी कि कौन सा सब पदार्थ जो है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ है? गोल्ड कभी रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। 72 नंबर क्या बोला है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक जानवर का जिसमें करंट उत्पन्न होता हो। तो एजी सबसे ज्यादा अधिक है, सर्वोत्तम मतलब सबसे अधिक। ठीक है, एजी मतलब क्या होता है? चांदी। ऑप्शन नंबर बी सही। 73 नंबर क्या बोला है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य आयस्क होता है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य आयस्क होता है? तो किस में होता है मुख्य आयस्क जो होता है वो किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम में। ऑप्शन नंबर डी सही। शुद्ध सोना को किस में व्यक्त किया जाता है? 74 नंबर क्वेश्चन में किस में किया जाता है? 24 कैरेट में। ऑप्शन नंबर 20 सही। ऑप्शन नंबर बी सही, 24 कैरेट में। ठीक है। पीतल कौन सी धातु है? पीतल जो है वो कौन सी धातु है? मिश्र धातु। इसमें मिक्सिंग रहता है। ठीक है, वो 2-3 चीज, तांबा भी मिक्सिंग रहता है, तो इसलिए कैसे कहा गया है? मिश्र धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। आप लोग बता देना चाहता हूँ जो चैप्टर कट चुका है उससे भी 3-4 क्वेश्चन हम ले लिए, इसलिए क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए
तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए उसमें भी क्वेश्चन जो कटिंग हो गया चैप्टर उससे भी आया है। जो फिजिक्स में जो अचानक जो टरपा दिए 4-5-6 क्वेश्चन जो इससे पहले 55 से बाद में जो क्वेश्चन 69 इस सब में आए, उसमें एक क्वेश्चन क्या था कि बार बार मिस प्रिंट था और एक ही क्वेश्चन जो था फिजिक्स वाला बार बार रिपीट कर रहा था, इसलिए वो क्वेश्चन हटा के हम आप लोग से दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या कर रहा हूँ यहाँ से बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 76 नंबर जो क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है कि एक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य लिखना चाहिए, यहाँ पर सदस्य लिखिए है। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय धातु, ऑप्शन नंबर ए सही। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो हीलियम, ऑप्शन नंबर बी सही। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो कितने होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर बी सही। कितने होते हैं? बी सही। ठीक। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, क्लियर। 20 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बायोलॉजी के हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे कि बायोलॉजी में आखिर का किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में, जो इसमें दिया हुआ है पीडीएफ में पूरा। ठीक है, और आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो वाष्पोजन किस भाग में होता है? यानी कि पौधा में जो होता है वो पौधा वो किससे द्वारा लेता है? पत्ता द्वारा लेता है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में जो भी होगा पत्ता वो आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए। मानव रक्त के उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी सही, 20 mg। ठीक है, 82 नंबर मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित लिखना चाहिए, किसमें लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 82 जो है किसमें? उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। क्या बोला है? पौधों का वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि वायवीय भाग से जो जल की ऐसी जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो वाष्पोजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम जो है वो किसमें पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1। मानव हृदय में कितने वेसम पाए जाते हैं? मानव के हृदय में जो होती हैं वो कितने वेसम पाए जाते हैं? तो 4, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। दही के जमने की निम्नलिखित में कौन सी क्रिया काम करती है? तो किण्वन, ऑप्शन नंबर सी सही। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मानव में कौन सी डायलिसिस थैली है? यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि मानव के शरीर में जो होती है तो कौन सी डायलिसिस थैली होती है? तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए, मत्सई का मुख्य श्वसन, यानी कि श्वसन किसके द्वारा लेता है? तो गिल्स के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है? गिल्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो है वो वर्णक का रंग है। किस प्रकार से क्लोरोफिल रंग का होता है? हरा होता है। किस प्रकार से होता है? हरा होता है। ठीक है, हार्मोन किसमें स्रावित होता है? 90 नंबर में तो किसमें स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ग्वाइटर अथवा घेंघा किसमें पनपता है? यानी कि एक क्वेश्चन हल्का सा मिस प्रिंट है। ठीक है, तो किसमें? आयोडीन की कमी की घेंघा भी मर्ज होती है, वो किसी कारण होती है? तो ऑप्शन किसी कारण से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक है, किसके कारण? आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है?
तो कहाँ होता है, तो थोराइड में, ऑप्शन नंबर ए सही, थोराइड। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन के जो पाचन जो होती है वो किस अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर। भोजन का पाचन विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की कौन सी संवेदी अंग है, यानी कि जीव जो होता है उसका जो यानी कि जो आवाज़ जो आती है, ध्वनि यानी कि साउंड जो आती है, वो किस ग्रही के द्वारा होती है, तो श्रवण ग्रही। कौन सा ग्रही, श्रवण ग्रही, ठीक है। तो कौन सा ग्रही होता है, श्रवण ग्रही, ठीक है। कौन सा ग्रही, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसमें होता है, पुष्पी यानी कि जो पुष्प जो होता है यानी कि फूल में जो होता है, वो पादपों जो अंग जो होता है किसमें होता है, तो फूल को यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और फूलों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पुष्पी लिखो, या फिर क्वेश्चन सी में भी मिस प्रिंट कर दिया है, ठीक है। मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ये किसमें पाई जाती है, नर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है, मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही, ईस्ट के द्वारा, किसी द्वारा, ईस्ट। ये क्या, ये जो अमीबा जो है ये मेरा क्या है, द्विखंडन है, ये क्या है, द्विखंडन है। ये मेरा क्या है, तो ये बहुखंडन है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि फूलों के नर प्रजनन अंग जो होता है वो क्या होता है, यानी कि नर का जो होता है वो क्या होता है, प्रोकेंसर, और ये सब जो ये दोनों जो पाए जाते हैं ये किसका है, तो ये मादा का है, जो फूलों में होता है। तो फूलों का नर प्रजनन के भाग क्या होता है, प्रोकेंसर होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बता चुके हैं द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, ऑप्शन नंबर ए से अभी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जानबे करते यानी कि मनुष्य में कितने जोड़े, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितनी संख्या बोलते हैं, 46 बोलते हैं, जोड़ा 23 जोड़ा, 23 दूनी 46, ठीक है। चलिए 101 नंबर क्या, जिन शब्द पर प्रस्तावना किसने की थी, यानी कि इसका जो जिन का जो नाम दिया था वो कौन दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसमें तो कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन होगा, डी। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, ओजोन परत जो है वो किसमें पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर क्या, विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है, विश्व में जो जल जो होती है गोरी बाबू वो कितना पाया जाता है, तो 70% या 71% इसे लिखा रहता है, ठीक है। चलिए आप लोग के हम आज पूरी 100 क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बता चुके हैं, साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले, आप कमेंट जरूर करें, आप वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चलते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग अगर ध्यान दीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और लोहे को पेंट क्यों किया जाता है बाबू, वीडियो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोहे को पेंट जो है क्यों करते हैं, लोहे की वस्तु को पेंट करने से लोहे का सीधा संपर्क वायु से और नमी से नहीं होता। अगर हम लोहे को पेंट करेंगे तो क्या होगा कि तो जो सीधा जो संपर्क रहेगा वायु से, यानी कि लोहा मान लोहा पेंट नहीं किए तो सीधा संपर्क किससे रहेगा, वायु से रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन से रहेगा, जिससे कारण क्या लग सकता है, जंग लग सकता है। तो जंग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे को पेंट करते हैं। और अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नमी को हटाने नहीं होता, जिसके कारण लोहे में जंग नहीं लगते और वे कैसे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों की हानि और उपचयन
इलेक्ट्रॉनों की लाभ होती है। यानी ऑक्सीकरण जो होता है हानि होता है और एक उपचयन में इलेक्ट्रॉनों की लाभ होता है। दोनों काम करता है, यानी कि दोनों एक ही साथ होगा, हानि भी और लाभ भी दोनों एक ही साथ काम करता है। इसमें एक अभिकारक से दूसरा भी इलेक्ट्रॉनों के कहता है, यानी एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक में क्या होता है, बढ़ता है, स्थानांतरण में ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आता है, इसे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी होता है से देखिए, क्योंकि सबसे पहले समझेंगे रासायनिक समीकरण कैसे। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्व का मिलते हैं, आपस में अभिकारक का नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, इसलिए उत्पाद और अभिकारक के तत्वों की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण संतुलित किया जाता है। यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो भाग लेता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देती हैं H+O2H2O, ठीक है, H2O ये H है, ठीक है, तो ये मेरा अभिकारक हो गया, ये मेरा उत्पाद हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को देखो बराबर, यहाँ H2 है और यहाँ O2 है, यहाँ H2 है, तो ये करके इक्वल करें, 2 भी H यहाँ 2 भी H, O2 यहाँ था 2 यहाँ भी लिखेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे 4, तो दोनों पट्टी इक्वल होना चाहिए, ये भी 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण की जरूरत ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियोजन अभिक्रिया को, यहाँ मिस्टेक प्रिंट हो गया, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है, यानी कि नियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया को में विपरीत क्यों माना जाता है। हमें मिसप्रिंट हो गया बहुत सॉरी, ठीक है, माफी चाहते हैं। यहाँ क्या लिखाएगा, संयोजन अभिक्रिया लिखाएगा। ठीक है, चलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का सबसे प्रमुख विपरीत माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे से एक क्रिया जो करते हैं एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं। संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन में एक ही अभिकारक टूटकर 2 आने की क्या बोलता है कि संयोजन जो है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे H+O2 मिलकर H2O एक निर्माण किया, लेकिन जबकि वियोजन अभिक्रिया जो है एक ही अभिकारक है, इसको टूट दिया, इसे 2 भाग में बढ़ गया, ऐसे 2 या 2 से अधिक उत्पाद कर, यानी कि 2 इधर से भी का उत्पाद अधिक कर दिया। ठीक है, जैसे एक ज़्यादा 2H2O + O2 बराबर 2H2O, ये जल का निर्माण किया ना, उदाहरण 2H2O बराबर 2H2O + O2, ये जल का विघटन किया ना, इस प्रकार से 2 भागों में क्या किया, बांटा। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें दो घुलनशील लवणों में जलीय विलयनों को मिलाने का एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। यानी क्या बता है, 2 घुलनशील मतलब किसे कहते हैं, जो पूरी से पानी जो है पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, घुलनशील कहते हैं। ठीक है, लवणों जलीय विलयनों को मिलाने के लिए एक अघुलनशील ठोस की पदार्थ बनता है। जब उसको मिला देंगे, पूरा विलयन कर देंगे, तो उसमें क्या बन जाएगा, एक अघुलनशील पदार्थ बन जाएगा। अघुलनशील मतलब जो पूरी तरह से नहीं घुलेगा, तो जो घुलनशील पदार्थों को मिलाएंगे तो एक जो अघुलनशील पदार्थ जो बनेगा वो ठोस अवस्था में बनता है। कौन अवस्था में बनता है, ठोस अवस्था, इसको अवक्षेप भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप लोग कर लीजिए, उदाहरण दे दिए। उदाहरण 7 आप लोग एग्जाम में देखिएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग का नंबर 4 मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो कहाँ कहता है, चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डी के सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ सबसे पहले कहाँ करेंगे, जहाँ जिससे हड्डी गुड़ी टूट जाता है उसको प्लास्टर करने में। जैसे हड्डी गुड़ी हाथ हम लोग टूट गया तो उसको प्लास्टर होता है ना ऊपर से, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसमें उपयोग किसका करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सजावट शिल्प में, मूर्तियों में, खिलौने में, सजावटी वस्तुओं में, छत के लिए सांचे बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल होता क्या है, आप किसका कितना मान होता है इसे जानेंगे। पीएच स्केल एक वैज्ञानिक पैमाना है जिसका उपयोग किसी जलीय विलयन को अम्लता क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। यानी पीएच का मान जो है बाबू वो अम्लीयता और क्षारीयता के मापने का यंत्र है। क्या, पीएच स्केल विलयन में हाइड्रोजन H+ के सदनता को दर्शाता है। इसे केवल
0 से 14 तक होता है, यानी कि इसका pH मान कितना है, स्केल का नाम मान जो मापते हैं उसको कितना मान होता है, 0 से 14 तक होता है। 7 उदासीन होता है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीयता है, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारकीय। 7 रहेगा तो उदासीन है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो क्षारकीय है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण दे। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों को एक ऐसा समूह है जिनके परिक्रियात्मक समूह और रासायनिक गुण समान होते हैं तथा जिन्हें किन्हीं भी दो क्रमगत सदस्यों को अनुसूत्र CH2 का अंतर होता है। यानी कि समजातीय श्रेणी समजाति सम एक ही जैसा लगेगा लेकिन उसमें कुछ अलग रहेगा, अंतर कितना रहेगा, इस प्रकार के अंतर रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा अंतर लगल रहे बाबू। आप लोग को एक ही 2 वीडियो में आप लोग को 100% के 50-60 क्वेश्चन डाल के कंप्लीट करा देंगे, इसलिए वीडियो पूरा अंतर रहे। वीडियो पूरा 1 घंटा से बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार षष्ठी हम 1 घंटा डाले थे उसी प्रकार इसमें भी हम डालने वाले हैं। ठीक है, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग करते हैं, कारण बताइए। क्यों करते हैं सोना चांदी, तो ये सबका प्लेटिनम सोना और चांदी का आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह धातु न केवल आकर्षक होते हैं बल्कि उनकी जंग प्रतिरोधक टिकाऊपन उच्च ज़्यादा होता है। यानी कि ये सिर्फ आकर्षक नहीं है, न केवल आकर्षक हो बल्कि ये प्रतिरोध टिकाऊ होते हैं, और यह धातु आसानी से आकार बदल सकते हैं। यानी कि सोना चांदी को जो हम लोग आकार बदलेंगे आसानी से बदल जाता है, इसलिए इसको अलग अलग डिजाइन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के 2 रूप होते हैं, 3 के रूप होते हैं लेकिन 2 बताया है, तो एक्स और वाई। सबसे कठोर का होता है हीरा, क्या होता है हीरा, और सुचालक का होता है ग्रेफाइट, का होता है ग्रेफाइट, लिखा है यहाँ पर क्या होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, हीरा, एक्स हो गया हीरा और वाई हो गया ग्रेफाइट, यही पूछा है, नाम पहचानने के लिए बोला है। ठीक है, हीरा बहुत कठोर होता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, और ग्रेफाइट जो होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो पेंसिल को निर्माण करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोन सोडा का सूत्र है। ठीक है, धोन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोन सोडा के 3 उपयोग बताएं। कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, पहला घरों के साफ सफाई के लिए, जल के अस्थायी कठोरता की दूर करने के लिए, कांच साबुन कागज उद्योग में, और बोरेक्स उत्पादन में। ये आप लोग का काज धोन सोडा का उपयोग बोल देगा तो ये 4 जगह होता है। सूत्र यहाँ Na2CO3 10 H2O होता है। ठीक है, धोन सोडा का ये सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2, ये सूत्र है किसका, विरंजक चूर्ण का। इसका प्रचलित नाम क्या, ब्रेकिंग पाउडर है, ब्लोचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण का नाम। यह कौन सा यौगिक क्लोरीन का अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो बुझा हुआ चूनक बनाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए DNA की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, DNA की प्रतिकृति जनन मूल घटना है जो जनन की संतति अनुवांशिक गुणों को सटीक हस्तांतरण और स्थिर को सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन के दौरान DNA की प्रतिलिपि बनाकर नई कोशिकाओं का अनुवांशिक निरंतर को क्या करता है, बनाए रखता है, जो प्रजाति पहचान और उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। DNA से पता चलता है ये संतति का। ठीक है, चलिए हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसे देखिए। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उत्प्रेरक जैसे निकेल प्लेटिनम की उपस्थिति असंतृप्त हाइड्रोजन के जोड़कर संतृप्त यौगिक ठोस वसा घी में बदल जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से खाद्य पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल उद्योगों के तरल पदार्थों को ठोस बनाने के लिए पदार्थ शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग करते हैं। इसका औद्योगिक का नाम भी बता दिए। ठीक है, एल्किन क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है। एल्किन असंतुलित हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के बिना कम से कम 2 बंध होते हैं। इसमें जो बंध होते हैं एल्किन में, एक कितने होते हैं, 2, इधर सी, यानी कि 2 मतलब 2 प्रकार की इस तरह रहेगा। ठीक है, पहचानने का 20 प्रकार किसका चलेगा, बंद कहते हैं, 2 बंद रहता है। इसमें कितना बंद रहता है, दोहरा बंद रहता है। इसका सूत्र का चाहिए CnH2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतुलित करना है, संतुलित कैसे किया जाता है, हम इससे पहले इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। संतुलित करना माने कि दोनों पर बराबर करना। ठीक है, यहाँ F ही किएगा, 2 एक की भी 1 है, यहाँ 3 है, H किएगा 2 को, यहाँ भी 2 बराबर है, O यहाँ 1 की गई, यहाँ भी O 4 को है। तो 4 को करने के लिए सबसे पहले इधर भी करेंगे,
यहाँ एफ ही क्या 3 गो, तो यहाँ क्या बैठा दिए 3 बैठा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ ओ 4 गो, तो ये ओ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इधर नहीं लिखाएगा, गुना जब भी होगा तो आगे लिखाएगा। तो ओ 4 गो, तो यहाँ भी 4 गो लिखा गया, ठीक है। यहाँ H2O, ठीक है। यहाँ भी H 6 हो गया, ये 4 यहाँ, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा नहीं, तो ये 4 जो है पहले 2 था, 4 यहाँ कर दिए, तो यहाँ भी 6 हो गया। एफ ही 3 गो, एफ ही 3 गो, ओ 4 गो, ओ 4 गो, H 6 गो, तो H 6 गो, ठीक है। इस प्रकार से मेरा क्या बन गया, संतुलित बन गया। अब इसको हम जानेंगे एन ए इधर एक है, यहाँ 2 है, ओ 1 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए तो यहाँ 2 बैठा देंगे, क्योंकि हम अभी बता चुके हैं इधर नहीं लिखाएगा, हमेशा इधर लिखाएगा, ठीक है। तो 2 बैठा दिए, तो 4 को एन हो गया, तो 4 को एन है, ओ 2 को, तो 2 ओ 2 को। इस प्रकार से ये भी कच्ची हो गया, संतुलित हो गया। एम जी 1 है, यहाँ भी 1 है, एच 2 है, यहाँ 1 ही है, तो 1 ही है, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए, तो 2 एम जी हो गया, तो 2 एम जी यहाँ भी बैठा देंगे, हो गया संतुलित करना, ठीक है। H2 H2 S1 S1 O2 O2, ठीक है। तो काचे इक्वल हो गया, इक्वल है या नहीं, सही बताइए, जल्दी बताइए, है कि नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, सो देखिए H यहाँ 2 गो है, एक यहाँ 3 गो हो गया, तो यहाँ भी 3 गो हो गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक पहले बैठाएंगे, दुख था, और एक यहाँ बैठा देंगे, एक 2 गिला तब ना 3 गो हो गया, तो एच मेरा 4 गो हो गया, तो फिर यहाँ भी 2 बैठाना पड़ेगा, है ना, बैठाया हुआ। इस प्रकार से इसका भी संतुलित आप लोग करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार यह क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यह क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया, आप लोग भी क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में और शोषण कीजिए, के बाद आंसर मिलाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे की। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वित तंत्र को क्या आवश्यकता है, ठीक है। चलिए क्या अनेक एक जीव है, नियंत्रण मतलब जानते हैं कंट्रोल करना, और तालमेल बनाना क्यों जरूरी है। नियंत्रण में समन्वय है ना, यहाँ समन्वय लिखा है, समन्वय लिखा गया, तो नियंत्रण समन्वय में क्यों आवश्यकता है। सो देखिए एक जीव नियंत्रण समन्वय तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, गति के लिए तालमेल बिठाने, बाहरी वातावरण में उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने और जीवित रहने की अत्यंत आवश्यक है। यह तंत्र तंत्रिका हार्मोन के माध्यम से अंगों को सुचारू संचालन करता है, ठीक है। आने की क्या है, अगर हम लोग को जो शरीर में जो है नियंत्रण करना और तालमेल सबसे ज़रूरी है। तालमेल मान लीजिए कि हाथ हम चला रहे हैं, ठीक है, हाथ गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, या फिर हाथ से साइकिल चला रहे, साइकिल चला रहे, साइकिल चलाते जा रहे हैं, अगर उसको हम नियंत्रण नहीं करेंगे, और नियंत्रण के साथ साथ तालमेल होना कि कहाँ रोकना है, कब रोकना है, कैसे रोकना है, ये सब को सुचारू रूप से हम लोग को एक तंत्रिका तंत्र या हार्मोन के माध्यम से सुचारू रूप संचालन करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग को नियंत्रण समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क यानी कि दिमाग के जो है वो क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के प्रत्यक्ष यह मुख्य भूमिका नहीं होती, यह मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित एक त्वरित स्वचालित प्रक्रिया है। मस्तिष्क के केवल सूचना प्राप्त करना, दर्द का अनुभव करता है और भविष्य के लिए स्मृति प्रतिक्रिया को याद रखता है। तत्काल प्रतिक्रिया के बजाय याद बाद में सूचना विश्लेषण करता है, यानी कि जो तत्काल होता है उसको नहीं सोचता, बाद में इसके बारे में भी विमर्श यानी कि विचार विमर्श किया जाता है। इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती की चाप में क्या अंतर। प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप में मुख्य अंतर यह है कि प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया तरवी शारीरिक प्रतिक्रिया है। अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जो अपना इच्छा के अनुसार कार्य ना हो, जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, श्वसन करना, ये मेरा कौन है, अनैच्छिक क्रिया हो गया। अनैच्छिक क्रिया मतलब बिना इच्छा के अनुसार कार्य किया गया हो, जैसे हाथ जलने पर हटाना, हाथ जला तो हटा दिए, वो कच्ची हो गया, और अचानक किया गया क्रिया ही क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। जबकि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका मार्ग द्वारा जिससे होकर प्रतिक्रिया करती है, यानी कि किसके द्वारा, तंत्रिका मार्ग। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो सूचना प्रदान करने वाली होती है, ठीक है, कच्ची होती है, सूचना प्राप्त करने वाली होती है। इसी प्रतिवर्ती क्रिया
एक क्रिया है, जबकि प्रतिवर्ती चाप एक क्रिया तंत्र है। तांत्रिका तंत्र के मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, और प्रतिवर्ती क्रिया जो है एक क्रियाएं है, काम करने जैसे करते हैं वैसे क्रियाएं हैं। ठीक है, चलिए तीन क्वेश्चन हो गए मोस्ट इंपोर्टेंस नियंत्रण समन्वय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, प्रतिवर्ती क्रिया तथा पहले के बीच में क्या अंतर है। आने की प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया जिसे उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क की इच्छा के बिना होने वाली त्वरित प्रतिक्रिया, जबकि टहलना सोच विचार करके किया गया अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, आने की ऐच्छिक क्रिया है। क्या क्वेश्चन बोला, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने की क्रिया, हाँ टहलना लिखाना चाहिए, टहलने की क्रिया के बीच में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो उद्दीपन यानी कि तत्काल आने की बहुत ही जल्दी यानी कि अचानक किया गया कार्य का जो प्रतिवर्ती क्रिया है, बल्कि जबकि टहलने का क्रिया जो है सोच समझ के विचार करते हैं, इसलिए इसको खाची कौन सी क्रिया रखेंगे, ऐच्छिक क्रिया का नाम देंगे। ठीक है, कौन सी क्रिया देंगे, ऐच्छिक क्रिया का नाम देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखे। नर हार्मोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है जिसका शुक्राणु का निर्माण करता है, मादा में टेस्टोस्टेरोन और ये इसका निर्माण करता है। ठीक है, चलिए ये पढ़ लीजिएगा आप लोग बायोलॉजी हल्का सा। ठीक, पादप हार्मोन क्या, पादप हार्मोन के दो पादप हार्मोन के नाम बताइए। पादप हार्मोन को फ्रेटा हार्मोन भी कहते हैं। पादप को नियंत्रण एवं समन्वय कार्य किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा होती, इसी प्रकार का पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे दो प्रमुख हार्मोन है, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ऑक्सिन और जिबरेलिन का काम क्या है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि इसमें प्रकार क्या चीज होता है। सो ठीक है, चलिए मनुष्य में नर जनन और मादा जनन क्या है तथा यह कहाँ उत्पन्न होती है। नर जनन शुक्राणु में होते हैं। जनन क्या होते हैं, शुक्राणु जो कहाँ उत्पन्न होते हैं, वृषण में उत्पन्न होते हैं। मादा जनन जो अंडाणु होते हैं, जो अंडाशय के में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के मेंडल का योगदान क्या रहा। मेंडल जो थे, यहाँ लोग निकाले, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, आनुवंशिकता की प्रक्रिया को समझने के लिए मटर के पौधा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, मटर का पौधा। करते हुए प्रत्येक पीढ़ी एक एक पौधों का प्रदर्शित लक्षणों को रिकॉर्ड रखा। जो लक्षण निकला प्रत्येक मटर के पौधा में वो रिकॉर्ड किया, यानी लिख के रखा या फिर कुछ काम किया होगा। उसकी गणना यानी कि उसको गिनने में इसके द्वारा लिया आनुवंशिकता लक्षणों का वंशागति के नियमों का परिकल्पना की। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि वंशानुगत लक्षण प्रभावी है कि अप्रभावी हो सकते हैं, या कुछ लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत लक्षण होते हैं। इस प्रकार से हम लोग आनुवंशिकता मेंडल में रहा योगदान रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, ओजोन क्या है, यह किसी परितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है, यानी कि ऑक्सीजन के जैसा ही ई भी है। तो O2 जो है O प्लस O मिलकर O2 बना, बराबर O3 बराबर O2 यानी O2 बराबर O3। ये मेरा ओजोन क्या है, ओजोन का क्या होता है, O3 होता है, और ऑक्सीजन क्या चाहिए तो O2 होता है। ठीक, ओजोन घटक पराबैंगनी विकिरणों को सूख लेता है, यानी कि पृथ्वी से क्या करता, सूख लेता है, यानी पृथ्वी सूख ले, यहाँ से हल्का सा रंग लिखल है, पृथ्वी यानी कि ओजोन घटक पराबैंगनी विकिरणों को सूख लेता, पृथ्वी तक आने की नहीं देता, यानी कि सूख लेता है अपने आप। ठीक है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है। इसी प्रकार ओजोन के परितंत्र की सुरक्षा छतरी बन, जैसे छाता हम लोग रखते हैं तो फिर पानी आने नहीं देता है ना, उसी प्रकार ओजोन जो है हमारी पृथ्वी के तक आने नहीं देता, ऊपर ऊपर क्या करता है, वो सोख लेता है। यह ठीक है, सोख लेता लिखना चाहिए, सुख लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अमीबा भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है, उसे विधि का नाम लिखिए। अमीबा जो अपना भोजन किस प्रकार से करता है। अमीबा भोजन जो है, भोजन की विधि प्राणी संभोजी है। कौन सा भोजी है, प्राणी संभोजी है, उसका विधि का नाम है, जो भक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस की विधि द्वारा ग्रहण करती है। ठीक है, बोल देगा कौन सी विधि से करती है, प्राणी संभोजी विधि से करती है। ठीक है,
जब अमीबा कुटपाद द्वारा भोजन को चारों तरफ घेर लेता है, यानी जब अमीबा जो है कुटपादों द्वारा भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, इसके दूसरे सिरों के आसपास करने लगता है कि उसे बिंदु पर झिल्ली विलीन हो जाते हैं, जिससे खड़खड़ हनी बंद हो जाता है। पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन की क्या करती है, पाचन हो जाता है। इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, चलिए हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका, यानी कि हम लोग को अमाशय में एंजाइम का जो है अम्ल की है वो क्या भूमिका होती है। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करते हैं। किसी माध्यम से करते हैं, अम्लीय के बिना हम लोग भोजन की पाचन नहीं हो सकती। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीयता बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। अम्ल के भोजन में अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कर सके, उस भोजन को पचा सके। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका होती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिमाण, यानी कि हम लोग के शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी जब होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाने वाला रंजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी कि हम लोग को जो ऑक्सीजन की ग्रहण करता है, कौन करता है, तो ब्लड ही करता है। ठीक है, जो कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही। फेफड़ों के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर पूरे शरीर में, पूरे हीमोग्लोबिन से मिलकर पूरे शरीर में जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी ऑक्सीजन का अवशोषण कर दर घट जाती है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन घट जाती है। यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन की अवशोषण हो जाती है, अवशोषण मतलब कमी हो जाती है, जिसके कारण ऊर्जा का भी उत्पादन में क्या होती है, कमी आती है, और शरीर की जैविक क्रियाएं ठीक से काम नहीं कर पाती। इसे मस्तिष्क तथा पूरे शरीर में कार्य क्षमता का क्षति घट जाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त और पता चलता है कि इसे एनीमिया है, जिसको यानी कि जिसको हीमोग्लोबिन की कमी रहेगा उसको कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग क्या जानना है, इसे देखिए। अवतल दर्पण के 4 उपयोग बताएं। अवतल दर्पण के जो उपयोग है वो क्या क्या में उपयोग किया जाता है, इसे देखिए। हजामत बनाने में, जो हजामत बनाते हैं हम लोग बालधारी, उसको हजामत बनाने में किया जाता है। सोलर कुकर में किया जाता है, मोटर गाड़ी में किया जाता है, और परिवर्तन दूरबीन में किया जाता है। मोटर गाड़ी हेडलाइट में, सोलर कुकर में हजामत बनाने के लिए किया जाता है, जो अवतल दर्पण का उपयोग है। ठीक, उत्तर दर्पण का उपयोग लिखिए। उत्तर दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल, बस, ट्रक, स्कूटर, गाड़ी को साइड मिरर में, जब हम लोग साइड के पीछे जो नहीं देखते हैं कि गाड़ी किस साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तर दर्पण का। और सेकेंड नंबर स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी के रूप में भी करते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर दर्पण का उपयोग वाहनों को साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, यानी कि उत्तर दर्पण बता चुके हैं साइड मिरर के उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं। उत्तर दर्पण दृश्य क्षेत्र का चुते बड़ा होता है ताकि प्रतिबिंब सीधा और नज़दीक बनता है। इसी कारण पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए आसानी होती है। इसलिए हम लोग उत्तर दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। हीरा का प्रतिबिंब कितना होता है, 2.42 होता है, लेकिन इसका कथन का अभिप्राय कीजिए। हीरा का अपवर्तनाक लिखना जैसे खतरनाक लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखाएगा, अपवर्तनाक लिखाएगा। इस कथन के अभिप्राय है कि हीरे के प्रकाश की चाल तथा निर्वात की प्रकाश की चाल का अनुपात इतना होता है, इसलिए इसको हीरा का अपवर्तनाक कितना माना गया है, 2.42 माना गया है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रक क्या है। किसी लेंस की क्षमता उसे पड़ने वाली प्रकाश करने का अभिसारित तथा अपसारित करने की मात्रा को माप होती है। इसका एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से कहते हैं। बोल देगा लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। इसको किसे कहते हैं, जो अपसारित मतलब प्लस माइनस जब ही होता है उसका करने की मात्रा मापी जाती है, प्लस माइनस की मात्रा मापी जाती है, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या चाहिए, चुंबकीय मानो चूंकि लेंस जा रहा है, ठीक है, इसका चारों क्षेत्र में फैले जो आकर्षण अपने को खींचता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर स्थित वह रेखा जिसके अंदर आकर्षण और विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित करे उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जो आकर्षण और विकर्षण का बल, चुंबक क्या काम का होता है, चुंबक का काम ही होता है आकर्षण करना है फिर विकर्षण करना। ठीक है,
चुंबक के चारों इसलिए बोला गया, चुंबक के चारों स्थित देखा जिसमें अंदर आकर्षण विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के गुण बताइए। तो क्या क्या गुण है इसे देखिए। यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से वक्र क्षेत्र रेखा चलकर दक्षिण ध्रुव में जाता है, यानी कि वक्र क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव से, मान लीजिए कि इधर एच है ना, यहाँ एन एस दिखाता है, तो इधर से ऐसे जाता है। ठीक है, देखो कैसे जाता है फिर समझाते हैं। मान लीजिए ई एच एन एस उत्तरी से है ना, ऐसे। ठीक है, तो क्या बोला है कि यह चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से वक्र मतलब गोलाकार जैसा, ठीक, चलकर दक्षिण ध्रुव में जाती है। सेकेंड, चुंबक के अंदर यह बल रेखाएं सीधी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव को जाती है, सीधा दक्षिण से कहाँ जाती है, उत्तरी ध्रुव जाती है। तीसरा क्या है, यह बल रेखाएं बंद वक्र होती है, यानी वक्र यानी कि कोई इधर से आने वाला जा रहा वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि ये क्या पूरी तरह से बंद है। चौथा, चुंबक के ध्रुव के पास एक दूसरे के बहुत ही निकट है, क्योंकि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबल है, बहुत अधिक मात्रा में ना, इसलिए एक क्षेत्र को कभी नहीं काटते। देखिए ऐसे से जा रहा लेकिन काट कहीं न रहा है। इस प्रकार के हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के गुण के बारे में जाने। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या करें ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह तो क्यों नहीं टिमटिमाता है, से बोला है। तो ग्रहों न टिमटिमाने का मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी से निकटतम है और उनका बड़ा आकार होना, तारे बहुत दूर होने के कारण बिंदु स्रोत जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह प्रकाश के बड़े स्रोत माने जाते हैं, जिससे वायुमंडलीय पतनाक के औसत प्रभाव शून्य हो जाता है। इसी कारण वे काची होते हैं, स्थिर होते हैं और टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत, सूर्योदय के समय सूर्य का रक्तताप लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उस समय सूर्य की किरणों वायुमंडल काफ़ी अधिक दूरी तय करती है। इसी लंबी दूरी को कारण नीले और कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग छितर हो जाते हैं और केवल लाल नारंगी जैसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाले रंग ही हमारी आंखों तक काची होती है, पहुंच पाती है। ठीक है, इसलिए सूर्योदय और सूर्य रक्तताप प्रतीत होते हैं। आकाश का स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत, यानी कि नीला रंग जो है वो क्यों प्रतीत होता है, क्यों दिखाई देता है। ठीक है, स्वच्छ आकाश नीला रंग मुख्य रूप से प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है, यानी कि किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। विशेषकर रेले प्रकीर्णन, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो हवा के मौजूद छोटे छोटे कण नीली रोशनी को लाल रंग में रोशनी की तुलना में कहीं अधिक दिशाएं बिखेर देती है। ठीक है, इस प्रकार से हम जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इससे क्या कारण है, इसके दूर करने के उपाय क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष वह स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते, यानी कि क्या बोला कि दूर की दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर की वस्तु साफ दिखाई दे बल्कि नज़दीक रखी गई वस्तु दिखाई नहीं दे। इसका मुख्य कारण है कि नेत्र गोलक और छोटा होना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना जिसे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस की चश्मे का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, जो प्रकाश के रेटिना पर का क्षेत्र अपसारित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ेंगे। पायतंत्र किसे कहते हैं, पायतंत्र एक ऐसी प्रकृति क्रियात्मक इकाई है जिसमें किसी क्षेत्र के विशेष के सभी सजीव प्राणी पौधे जानवर सूक्ष्म जीव अपने आसपास के निर्जीव पर्यावरण जलवायु मिट्टी के साथ परस्पर अंतर्क्रिया क्रिया करती है, यानी परितंत्र उसे कहते हैं जो हमारे पर्यावरण हमारी प्रकृति में जो एक दूसरे पर कैसे आश्रित है। ठीक है, एक दूसरे पर हम लोग कैसे टिके हुए हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता जानवर कहते हैं, तो हम लोग ठेठियाँ कहते हैं कस्टमर, इकोनॉमिक्स में कस्टमर कहते हैं। उसी प्रकार से उपभोक्ता यहाँ भी होते हैं, उसी प्रकार से है। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सीधे या परोक्ष रूप से
पौधों या उत्पादकों अन्य जानवरों पर निर्भर करता है, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर हो, यानी कि परोक्ष रूप से पर जानवरों पर रहे या फिर पेड़ पौधे पर निर्भर है, दोनों प्रकार से रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरों चीज़ पर क्या चाहिए रहना, निर्भर रहना, उसी को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि कस्टमर का काम कुछ होता है खरीदना कोई सामान, उसी प्रकार अपने खाने के लिए दूसरे को व्यवस्था करना ही उपभोक्ता कहलाता है। आहार श्रृंखला क्या है? एक ऐसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों को वह रेखीय क्रम जो यह दर्शाता है कि कौन सा जीव किसे खाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण प्रभाव कैसे करता है, इसी को आहार श्रृंखला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार के नाम बताइए। अलैंगिक जनन के जो 5 प्रकार होते हैं, विखंडन, मुकुलन, विजाणु, पुनर्जनन, कायिका प्रवर्धन। ठीक है, इस प्रकार का जानिए। पुरुष के नर जनन भाग उनके अंगों का नाम लिखिए। पुष्प की नर जनन भाग पुर कैंसर के 2 भाग होते हैं, तंतु फिलामेंट और परागकण कोश। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया है। पौधों का जनन भाग क्या है, इसमें विभिन्न भागों का नाम लिखिए। पुष्प पौधों का जनन भाग एक पूर्ण पुष्प के 4 हिस्से होते हैं, ब्रह्मदल, दल पंखुड़ियाँ, पुरकेंसर, स्त्री कैंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पौधे के बारे में भी जाने। ठीक है, निषेचन क्या? निषेचन जो शुक्राणु युग्म और अंडाणु के मादा युग्म के संगम क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहलाता है। दोनों का जो आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चलिए